अच्छा हम साहब, आपको क्या लगता है एक बढ़ता हुआ तनाव, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहले ही नाराज थे, ऐसे में शरीफ खानदान के तर्जुमान का ये मौक़िफ़ सामने आना कि भुट्टो दौर से हमें दिवालिया किया जा रहा है, ये जलती पर मज़ीद तेल नहीं छिड़क रहा? देखिए जवाब, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इतनी बड़ी जो रॉकेट साइंस है जो हमें समझ ना आ सके। हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है। उन्होंने एक बयान दिया है, उसकी बैकग्राउंड में अभी आपको थोड़ी देर बता देता हूँ। लेकिन अहम बात यह है कि ये दोनों पार्टियाँ जो है ना, इनको लगता है कि इनका मुश्तरका सियासी हरीफ इमरान खान है। तो ये कभी भी नहीं हो सकता। ये जब भी बात कर रहे होते हैं मैक्सिमम कंसेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए मुख्तलिफ औकात में कोई ना कोई अपनी डिमांड एक दूसरे को देते रहते हैं। वो 90s का दौर चला गया। 20 साल जो पैथोलॉजिकल हेट्रेड थी इन दोनों पार्टियों के दरमियान, और ख़ास तौर पे नवाज शरीफ और मरहूमा बेनज़ीर की, उसके बाद ख़त्म हो गया। 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होता है। फिर आपने देखा 2 माह बाद मिलेनियम होटल में वहाँ पे APC होती है, जिसमें सारी पार्टियाँ इंक्लूडिंग इमरान खान जाते हैं। वो कहते हैं जी हाँ ठीक है, 26 में आइनी तरमीम जो है ना वो करनी चाहिए। बहुत से हवालों से उन्होंने बात की थी कि आइनी बेंच बनना चाहिए, आइनी कोर्ट बननी चाहिए। अब सवाल है कि इस वक्त बयान देने का मकसद क्या हो सकता है। देखें, कुछ चीज़ें हकीकत में जवाब हमें देखनी पड़ती हैं। अभी जो कहा जाता है कि जी उन्होंने कहा कि जी हमारी एम्पायर को नुकसान पहुँचाया गया, नेशनलाइजेशन, कोई भूल गया है? मेरा ख्याल है मैं भूल गया तो मैं याद करा देता हूँ कि जब इत्तेफाक फाउंड्री को लिया गया था, नेशनलाइज किया गया था, जब ज़ियाउल हक आ गए थे, उसके बाद फिर क्या हुआ था? कितने अरबों रुपया का इनको लोन दिया गया, वो लोन माफ़ कर दिए गए। फिर उसके बाद एक इत्तेफाक फाउंड्री के बाद 22 फाउंड्रियाँ बनी थी, 22 इनकी इंडस्ट्रीज़ बनी थी। उसके बाद लंदन में अभी आप चले जाएं, इल्फर्ड में चले जाएं, मैंने वो देखे हैं 2 बड़े जो है हाई राइजिंग बिल्डिंग, वहाँ से कितना किराया आता है। बाय द वे, एक ऑफिशियल फिगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दे दूँ, वो ये कहते हैं जवाब कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के दूसरे तीसरे अमीर तरीन आदमी है। $1.75 बिलियन, यानी $2.25 अरब जो है ना वो उनकी वर्थ है। अब मुझे बताएं कौन सा नुकसान हुआ? उसके बाद ये जो अपार्टमेंट्स हैं, एक अपार्टमेंट जो बेचा उन्होंने मलक रियाज को $40 बिलियन का, उसमें फंसे हुए हैं। तो लिहाजा मैं मानने के लिए तैयार नहीं, वो किसी तरह से जनाब इस वक्त दिवालिया हो गए। वो पैसा इधर से उधर जाएगा, उधर से उधर चला जाएगा। वो वहाँ के नेशनल्स हैं दोनों भाई, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, सिवाय इसके कि मुझे लगता है कि इस वक्त क्योंकि जिस तरीके से अपना बिलावल भुट्टो ने शिकवा शिकायत किया है, उधर से उन्होंने कहा चलें एक जवाब उधर से घर दिया जाए, अगरचे दिवालिये की खबर आई वहाँ पे। लेकिन मैं नहीं समझता कि इनके दरमियान ऐसे कोई इख्तलाफात होंगे कि एक दूसरे को छोड़ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ना ही आप देख लें आइडियोलॉजिकल कोई नज़रियाती सियासत तो हमारे मुल्क में जवाब है नहीं है कि लोग उस पर स्टिक करके अपनी बात कर सकें। तो ये सारी मफादात की सियासत है। किसी के ज़ाती मफादात हैं, सियासी मफादात हैं, ग्रोई और फैमिली के मफादात हैं, जिनको प्रोटेक्ट करते चले आ रहे हैं। यही वजह है कि दुनिया कहती है कि जी पाकिस्तान के लोग अमीर तरीन है, मुल्क गरीब तरीन है। तो सवाल ये है कि जी ये सारी बातें करने से आप कहेंगे दिवालिया, कौन मानेगा दिवालिया ने? आई डोंट बाई दिस थ्योरी एट ऑल। ये सिर्फ मौका देख के कोई बात करने की कोशिश की है, अदरवाइज़ कोई ऐसी बात नहीं है। उनके पास अरबों रुपया जिसमें मजीद मुसलसल इजाफा हो रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। जाहिर शाह शिराजी साहब, आपको लगता है जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान चल रहा है वो विफाक के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, पहले बात मैं बैंक्रप्सी पे कर लेता हूँ। मेरे ख्याल में जिस तरह पाकिस्तान में वतीरा रहा है शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली का कि यहाँ वो टैक्सेस अवेट करते रहे और टैक्स छुपाते रहे। अब देखें कि 50,000 या लाख रुपए पूरे साल में ये लोग टैक्सेस देते हैं। ये नहीं बल्कि दूसरे जो हमारे पॉलिटिकल अशराफिया है, सबका यही हाल है। मेरे ख्याल में इंग्लैंड की अदालत से अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कराना ये भी एक अलग टैक्टिक है कि टैक्सेस को एवेट किया जाए। एक तो ये बात हुई। दूसरा, जिस तरीके से उन्होंने रोना धोना रोया और मिलाइन किया पीपल्स पार्टी या उनके दौर को, कि उनकी वजह से शायद ये बैंकरप्सी हुई है और उनकी इब्तिदा उन्होंने की है। मेरे ख्याल में ये भी एक कह सकते हैं कि एक बड़ी अच्छी मूव है अपने आप को मासूम साबित करने में और मजलूम साबित करने में। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं नहीं समझता। जैसे इमरान खान ने तो वैसी स्टेटमेंट दी थी कि शायद ये मेरे खिलाफ इकट्ठे होंगे, लेकिन जिस किस्म का यहाँ पे एक सिविल डिक्टेटरशिप का निज़ाम इन पार्टीज़ के अंदर है, क्या आप समझते हैं कि जो पार्टियाँ मुल्क के अंदर एक शैम डेमोक्रेसी का ढंडोरा पीटती हैं, उनके अंदर अपनी डेमोक्रेसी है? क्या पीपल्स पार्टी में है डेमोक्रेसी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में है, JUIF में है? क्या दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं
सिवाय आप समझे जमात इस्लामी या कुछ हद तक MQM जिसके अंदर कुछ शायद जद्दी पुश्ती विरासती पॉलिटिक्स नहीं चल रही। मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी या PMLN के दरमियान जब तक इमरान खान जैसा ख़तरा मौजूद है किसी किस्म का इख्तिलाफ रहेगा, ये बिल्कुल बयानबाजियाँ चलती रहेंगी। और उस दिन आपने देखा कि बिलावल भुट्टो जो ओपनली कह रहे थे कि जो उनके साथ वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। तो 26वीं तरमीम से जाहिर बात है पहले कोई वादा किया गया होगा, कोई आम मिनिस्ट्रियाँ इन्होंने मांगी होंगी, वो मिली नहीं है। अब जाहिर बात उनका रोना धोना चलता रहेगा। लेकिन एक चीज़ है कि जैसे कुरैशी साहब ने कहा कि जिस वक्त आपकी नैया डूब रही होती है तो आप इख्तिलाफात आपके अंदर बढ़ते जाते हैं। तो ये तो एक अननेचुरल लाइन्स है जो किसी वक्त भी कोलैप्स होगा। और मेरे ख्याल में वो शायद हुकूमत का आखिरी दिन होगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि बिलावल भुट्टो जो कि ख्वाब देखा जा रहा था कि शायद 2.5 साल तक वो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला रहेंगे और एक फार्मूले के तहत अगली दफ़ा फिर जो है वो बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे, मैं इस चीज़ को डाउट करता हूँ। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर मानिएगा कि पाकिस्तान के निज़ाम और पाकिस्तान के जो डेमोक्रेसी को जितनी इन शैम डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज़ ने नुकसान पहुंचाया है, इतना मेरे ख्याल में उन लोगों ने नहीं पहुंचाया जिनको ये 24 घंटे ब्लेम करते रहे, क्योंकि उनके अदवार में फिर भी कोई डेवलपमेंट्स हुई है। अब देखिए जब से बेनज़ीर भुट्टो साहब आई उसके बाद से जितना पीरियड गुजरा है, आप पाकिस्तान की हालत देखें कहाँ से कहाँ पहुँची है। बेशक आप मुशर्रफ को ब्लेम करते रहे, लेकिन उसके अंदर एक स्टेबिलिटी ज़रूर थी उस वक्त में, डिक्टेटर था या जो भी था, लेकिन आप देखते हैं निज़ाम चलता था, आपके सूबे सारे इंटैक्ट थे। अब तो आप देखें आप अलग अलग हो गए हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब में है, PMLN पीपल्स पार्टी सिंध में, PMLN पंजाब में, बलूचिस्तान आपका बिल्कुल धरा का धरा रह गया है। खैबर पख्तूनख्वा आपने एक ऐसी पार्टी के हवाले कर दिए जो कि हमेशा जो है ना वो हाथ में तलवार लिए खड़ी रहती है। तो देखिए आपने जो मुल्क की वहदत है, यूनिटी है, उसको सिर्फ अपने सियासी मफादात के लिए और अपने इक़्तिदार के लिए दाव पे लगाया है। अब यही पॉलिटिकल पार्टी जो बार बार प्रचार करती रही, आप समझ रहे, इससे पहले बात हो रही थी कि जनाब जो गेट नंबर 4 किसी ने तोड़ा नहीं है। आपने देखा जो मुक्के लहराए जाते थे कि जनाब हम जो है वो बिल्कुल निस्तो नाबूद कर देंगे, आवाज़ आती रही है। इससे पहले आप देख रहे हैं PMLN के जो लीडरशिप उनके बयान क्या थे। देखिए मेरे ख्याल में ये इक़्तिदार के भूखे सियासतदान है, ये इस मुल्क में अपने आप और अपने इक़्तिदार को जवाल कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि प्रोलॉन्ग करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी ड्रामा हो। मैं नहीं समझता कि इनका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रहेगा जब तक इनका इक़्तिदार रहता है। शायद एक दूसरे से इक़्तिदार छीनने के लिए ज़रूर लड़ेंगे, लेकिन अगर इनके मफादात मुश्तरक है तो ये कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, मफाद मुश्तरक हैं तो कभी भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।